हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज आज हम लोग हल करेंगे अनसॉल्व पेपर किसका, भौतिक विज्ञान का। वो भी भौतिक विज्ञान का कौन सा सेट हमें करना है। देखिए भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 7वां चल रहा है, ठीक ना। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी का मिल जाएगा, 2020 से लगाए 2024 तक के, ठीक है। यहाँ से देखिए 74 612 763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 2020 से 2024 तक पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट नंबर 7 का प्रश्न नंबर 5 तक हो चुका है। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से कराना है। तो प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर सेट नंबर 7 आ चुका है। अब 7 का देखिए ये हो चुका है। ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए खंड यह है प्रश्न नंबर 6। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र प्राप्त करना है किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक ना। यानी कि ई का क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप हेडिंग पर डाल लीजिएगा। हेडिंग हम भूल गए थे तो बाद में हेडिंग डालेंगे, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए देखिए ई क्या है, वेक्टर ई है, ठीक ना। वेक्टर E1 है इसको माना गया वेक्टर E1, इसको माना गया वेक्टर E2 इधर जो आ रही है, ठीक है। और ये आपका कोण थीटा है, ये ए है, ये बिंदु बी है। और यहाँ पर देखिए 2L है, ठीक ना। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2L है। और यहाँ यही लंबाई है। यहाँ पर देखिए आवेश कौन सा है, -q आवेश है, बिंदु O है। और यहाँ पर जो है +q आवेश है, ठीक है। ये आवेश है। और जो इसका ये वाला जो दूरी है, ये रूट में r² प्लस में L² है। और ये वाली जो दूरी है ये r है, ठीक है। बात समझ में आई ना। और ये देखिए 2L है, ठीक ना। ये क्या है, 2L है। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। जो +q है ये वाला +q है। और बिंदु P पर ये वाला जो बिंदु P है, ठीक ना। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए वेक्टर E1 बराबर क्या होगा आपका, वेक्टर E1 जो ये वाला है, वेक्टर E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इंटू में लिखेंगे Q/r² प्लस में L², ठीक है। ये जो आपकी बीच में आया है उसी का r² प्लस में L², ठीक है। एलांग BP यानी कि देखिए जो बीच है किसके एलांग लिया गया है, तो ये B और P के एलांग लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से -q आवेश के कारण, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वेक्टर E2 यानी कि वेक्टर E2 है, ठीक है। E2 बराबर क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ में r² प्लस L²। फार्मूला वही रहेगा एलांग ये PA के, ठीक ना। ये कौन सा एलांग है, A से लेकर P तक, ठीक है। यहाँ पर जो है P और A के एलांग है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ से। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 को घटकों में विभाजित करने पर y घटक जो है, y घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। y घटक क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। उसके बाद तथा x घटक एक ही दिशा में होते हैं। अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपका, E=E1 प्लस कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा। यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा E1 और E2, ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए E1 और E2 का मान क्या है, बराबर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब जुड़ेगा तो एक ही लिखा जाएगा, या तो E1 लिखिए या तो E2 लिखिए। तो यहाँ पर 2E1 लिख दिए कॉस थीटा, ठीक है। दोनों जुड़ गया। उसके बाद देखिए एक फार्मूला लगा देंगे, E यहाँ पर 2 है, E1 का मान रख देंगे यहाँ पर। देखिए E1 का मान, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका P जो है बिंदु P है, और ये r² प्लस में L²। और जो आपका रूट में था वो करड़ी में 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
स्क्वायर के रूप में। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि आर स्क्वायर जो है किससे बड़ा है, यल से बहुत बड़ा हो, ठीक ना। जो आर स्क्वायर है वो उसका मान जो है, या फिर आर स्क्वायर कह लीजिए, आर स्क्वायर किससे बड़ा है, यल से बहुत बड़ा है, तब इसको हम लोग हटा देंगे। किसको हटा देंगे, आर स्क्वायर को, अरे एल स्क्वायर को हटा देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। एलांग प्लस क्यू टू माइनस क्यू आवेश, ठीक है। एलांग किसके, प्लस क्यू आवेश और किसके माइनस क्यू आवेश के। तो यही सिद्ध करना था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना रहती है। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला, प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला तो हो चुका है। देखिए यह प्रश्न सेट नंबर 2 में 346 जो है एफ टी की कोड किसका है, एफ टी उसका कोड है, में प्रश्न नंबर 9 में हो चुका है। किस में हो चुका है, प्रश्न नंबर 9 में हो चुका है। प्रश्न उत्तर संख्या 7 देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर उत्तर संख्या कितना देखेंगे हम लोग, 7 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर उत्तर संख्या 7 क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणाम तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत जब स्रोत ये पहला है कला संबद्ध हो तथा कला असंबद्ध हो, ठीक ना। जब स्रोत क्या हो, कला संबद्ध हो, और जब स्रोत क्या हो, कला असंबद्ध हो, तब क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तब चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आवश्यक शर्तें क्या क्या है, पहले देखिए पहला है दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। उसके बाद दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। जो इसके आयाम हैं, जो आवृत्ति तो है ही समान, इसके आयाम भी क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तीसरी पॉइंट है कि दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए, यानी कि दो तरंगे जो हैं उन दोनों तरंगों को एक ही दिशा में जाना है, गमन करना है, एक ही दिशा में चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथी पॉइंट है कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत का होना चाहिए, एक दूसरे के निकट, यानी कि आस पास होना चाहिए, यानी कि बहुत दूर नहीं, पास पास होने चाहिए। कौन, दोनों स्रोत जो है, जो तरंग है वो दोनों स्रोत क्या होना चाहिए, एक दूसरे के निकट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पांचवी पॉइंट है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, ठीक ना। अत्यंत क्या होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। क्या, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। छठी पॉइंट है तरंगों का कलांतर नियत हो। इसका जो कलांतर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इसका कलांतर कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक है। तो सातवीं पॉइंट है प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। जो प्रकाश इनके प्रकाश स्रोत हैं ये कैसे होने चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए, ठीक ना। प्रकाश स्रोत कैसे होना चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए। उसके बाद आठवीं पॉइंट है यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनके ध्रुवण तल समान होने चाहिए। जो उनके तल होते हैं, ध्रुवण तल जो होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो यदि जब प्रकाश तरंगे ध्रुवित हों तब उनके ध्रुवण तल क्या हो, समान होने चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक। आगे चले हम लोग, चलिए ये देखिए कहा है कि आई है यहाँ पर, इसमें बताया क्वेश्चन में, एक मिनट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक जब कला संबद्ध हो और एक जब कला असंबद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I1 हम मान सकते हैं आई को, ठीक ना। I1 क्या मान सकते हैं, आई मान सकते हैं, यानी कि जो मान दिया उसी को मान रहे हैं, ये आई दिया है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या, आई मान लीजिए, या फिर एक और मान लीजिए I2 इक्वल टू ये 4i मान लीजिए, ठीक ना। I2 इक्वल टू 4i मान लेंगे तो मान निकालने में क्या रहेगा, आसानी हो जाती है। अब देखिए कला संबद्ध होने पर पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे, क्या कहा है कि जब कला संबद्ध हो। तो यहाँ पर देखिए जब स्रोत क्या है, कला संबद्ध होने पर, यहाँ पर कला संबद्ध होने पर क्या बनेगा, आई मैक्स बनेगा। आई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, प्लस में इसका फार्मूला बनता है ये I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट में I1 इंटू I2, ठीक है ना। ये फार्मूला है और I1 I2 का मान रखना है, ठीक है। तो I1 का मान I है, I2 का मान 4i है। तो यहाँ पर I1 का मान I रख दिए और I2 का मान क्या रख दिए, 4i रख दिए। 2 को 2 रहने दीजिए
I1 की जगह पर I रखेंगे, देखिए I1 की जगह पर I और ये गुणे में है तो इंटू 4I, इसके जगह पर I2 की जगह पर 4I, ठीक है। तो ये देखिए गुणा करेगा तो इसके बाद 4I स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4I स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4I स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे 2I गुणे में 2I ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको बस ऐसे लिख सकते हैं 2I गुणे में 2I ऐसे लिखेंगे। तो रूट में से क्या होता है, जब कोई संख्या एक ही चीज़ दो बार लिखी जाती है तो रूट हट जाता है और एक संख्या जो होती है बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 2I दो बार है तो 2I क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 2I बाहर आएगा तो एक और 2 बाहर है, ये 2 से 2I क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4I हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5I, ये देखिए I प्लस 4I कितना हो जाएगा 5I, और 2 दूना के 4 यानी कि 4I ये भी हो गया। तो 5I प्लस 4I कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो I मैक्स का मान आ जाएगा 9I, कितना I 9I, इतनी I, ठीक ना बाबू, इतनी I 9I। अब देखिए दूसरी पॉइंट है, कला असंबद्ध होने पर, जब जो स्रोत है वो कला असंबद्ध रहेगी तब क्या होगा, देखिए आई मैक्स बराबर, तब वो फार्मूला नहीं लगेगा जो 2 रूट करड़ी में I1 प्लस I2 था, तब यहीं तक फार्मूला लगेगा कि I1 प्लस I2, ठीक ना। बस इसमें क्या करेंगे, I1 और I2 को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए I मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा I प्लस 4I, तो ये क्या हो जाएगा I प्लस 4I हो जाएगा 5I, कितना I 5I, कितना I 5I, ठीक ना। आई मैक्स बराबर आ जाएगा आपका 5I, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग, चलिए चलते हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 के अथवाले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो गया, अथवाले पर चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवाला देखिए, कह रहा है कि प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से जो ये फोकस दूरी है लेंस की, ये लेंस है ये भी लेंस है, ठीक ना। तो इन दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बिंदु ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु ओ से क्या करना है, प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, संयुक्त लेंस की क्षमता बताना है, ठीक ना। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की मान बताना है, दूरी बताना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हम एक इसी फिगर को हम लोग मॉडिफाई किए हैं। इसी फिगर को कहा है ना इसमें कि बिंदु ओ के प्रतिबिंब उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए, किरण आरेख भी बनाना है, ठीक है। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस ये आपको किरण आरेख ऐसे बना लेना, ठीक ना। किरण आरेख बनाना है यहाँ से, फिर ये ले जा करके डायरेक्ट यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। और ये भी यहाँ से काटती हुई आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया है तो आप लोग का भी बढ़ जाता है, ऐसा सबका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर ऐसे ऐसे ये फोकस दूरी है, ये फोकस है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ये आई है, ये क्या है, ये आई है। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, बस यही आरेख ही चित्र बनाना था, आरेख खींचना था, तो आरेख खींचा गया। उसके बाद देखिए ये दूरी दी है 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के लिए हम चलेंगे, पहले किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, जो ये आपका उत्तल लेंस है इसके लिए चलेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, F1 जो फोकस दूरी है बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, और U1 जो है ये वाली जो दूरी है इसकी कितना दिया है, 20 दिया है। तो उत्तल लेंस के लिए जब इसकी दूरी लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये माइनस में 20 होता है, क्या होता है माइनस में 20। U1 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, V1 का मान निकालना है, ठीक ना। उत्तल लेंस में क्या निकालना है, V1 का मान निकालना है। तो V1 का मान निकालेंगे हम, देखिए यहाँ से फार्मूला है उत्तल लेंस का, 1/F1 इक्वल टू होता है 1/V1 माइनस में 1/U1, यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है। देखिए ये F1 का मान 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 1/V1, क्योंकि V1 निकालना ही है। और यहाँ पर U1 का मान कितना दिया है, -20 दिया है, तो यहाँ पर माइनस तो लगेगा सूत्र में, और 1/-20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए
ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस होगा ये, तो ये प्लस वाला चिन्ह इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा फिर से। तो 1/v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हुआ था लेकिन ये इधर भेजा गया तो माइनस में आ गया। तो 1/v1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। अब इसका लॉस लेंगे तो 20 आएगा। अब 20 20 एक कम 20, 10 दूना के 20, दो बार गया तो 2 एक कम 2 यानी कि 2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/20 ये आएगा आपका 1/v1 का मान। जब v1 को ऊपर ले जाएंगे तो 20 को भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना आ गया समझ में, नहीं आया समझ में? ये अरे यार ये बच्चों वाला सवाल है, ये तो 2 के बच्चे 3 के बच्चे लस मस लगाते हैं, लस है जी। तुम लोग तो और पगला देते। यहाँ पर देखो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए देखिए आई क्या है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो आई है यहाँ पर दिखाया गया है, आई जो है ये कैसा कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, आई क्या है अवतल लेंस के लिए ये आई आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर F2 की दूरी, जो उसमें दिखाया है कि दोनों का दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो F2 की दूरी कितना होगी यहाँ पर -10 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि ये अवतल लेंस है तो इसमें माइनस लगेगा, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। और U2 की दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर U2 की भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 30 में से 20 निकालेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर और V2 की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला तो आपको पता ही है, अभी हम फार्मूला बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/F2 इक्वल टू 1/V2 माइनस में 1/U2। अब देखिए मान रखना है, कुछ नहीं करना है, मान रखना है तो मान रखिए, धड़ाधड़ हल करिए। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे हम लोग। अब क्या होगा, मान तो रखा गया ना 1/V2। अब देखिए जैसे ये प्लस होगा, प्लस होकर इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक ना, तो माइनस ये भी है और ये ये भी माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों -1/10 अब -1/10। ठीक है, बात सही है, समझ में आ रही है ना? माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो दोनों क्योंकि लस दोनों का एक ही है 10 है, तो 10 का मतलब ऊपर ऊपर दोनों जुड़ जाएगा। तो माइनस माइनस कितना होता है, -1 कितना हो जाएगा, -2/10। 2 से काटेंगे तो 1/5 आएगा, तो 1/-5 है। ठीक है, ये क्या है, -5 है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, -5 है। अब ये V2 का मान आ गया कितना, अब देखिए ये इस प्रकार से था, V2 1/V2 बटे में 1-5। ठीक ना, 1/-5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले, जब V2 पर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो V2 इक्वल टू -5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अरे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, पेपर आ रहा है तुम लोगों का 26 तारीख से। तो यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी, अब अंतिम प्रतिबिंब से जब उत्तल लेंस की दूरी लेंगे तो 30 में से 5 घटाएंगे, आएगी कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की दूरी तो कितना आएगा, 30 - 5 जो आया है ये घटा देंगे, 30 - 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता पूछा है ना, संयुक्त लेंस की क्षमता पूछा है पेपर में, मतलब क्वेश्चन में पूछा है संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगी, दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है P1 + P2। अब P1 और P2 का मान लिखेंगे तो P1 1/F1 + 1/F2 हो जाएगा, और 1/F1 1/F2 का मान रखेंगे 100/10 - 100/10, यानी कि ये 10 क्या है, F1 F2 का मान है। ठीक है, और 100 क्या है, डायोप्टर के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो 100/10 - 100/10 ये कट जाएगा, प्लस में माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 डायोप्टर। जो आपकी लेंस की क्षमता आएगी, जो P बराबर आएगा कितना आएगा, 0 डायोप्टर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे इतना तो समझ में आया ना, आया कि नहीं आया, आ गया तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग पढ़ने में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवा तक ही रहेगी ये वीडियो। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट कल की वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को लाइव जुड़ना है, मुझसे बात करना है, तो संडे को तैयार रहिए। संडे को 8 बजे, या फिर मैं कल परसों भी क्लास ले सकता हूँ। लाइव क्लास कल परसों भी ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि कल परसों का मतलब कौन सी तारीख है कल? 31 है कि 1 है जी? 31 का महीना होगा तो 31, 1 का महीना होगा तो 1, ठीक है ना। हमको तारीख वारीख नहीं याद रहती। तो ये आप लोग के लिए था। अगर आपको क्लास लेनी है लाइव तो आ सकते हैं, बायोलॉजी क्लास सुबह में चलेगी, तो जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।